साथियों, मैं मुराद चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नाम नवाला पर। आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 8 का अध्याय 4 है, जिसका नाम है आदिवासी भिक्षु एवं एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब पढ़ते हैं आदिवासी समाज और औपनिवेशिक शासन काल, यानी आदिवासी समाज की औपनिवेशिक शासन काल यानी अंग्रेजों के शासन काल में किस प्रकार की गतिविधियां थी, वो उनके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो 1895 ईस्वी में बिरसा नामक एक आदमी झारखंड के छोटानागपुर जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। ठीक है, ये बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, कि 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को छोटानागपुर के जंगलों में घूमते हुए देखा गया। ठीक है, लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां। ठीक है, लोग मानते थे कि वो चमत्कारी शक्तियां। ठीक है, और बिरसा ने खुद को ऐलान किया था कि भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीपू यानी बाहरी लोगों जो अंग्रेज आए उनको, ठीक है, गुलामी से आजाद कराने भेजा। बिरसा मुंडा ने खुद ऐलान किया कि भगवान ने मेरे को आदिवासी की रक्षा करने या दीपू बाहरी लोगों से आजाद करवाने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा मुंडा के पीछे चलने लगे। ठीक है, अनुयायी बन गए, उनकी बातों मानने लगे, उनके बारे में बिरसा मुंडा। ठीक, अब हम जानते हैं कि आदिवासी लोग रहते किस प्रकार थे, वो क्या क्या काम करते थे, उनकी कौन कौन सी गतिविधियां थी या किस तरह थे, उनके बारे में जानते हैं। जनजातीय जीवन, जनजातीय समूह किस प्रकार रहते थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पर ध्यान दें। ठीक है, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। ज्यादातर कबीले, रीति रिवाज, रस्में ब्राह्मणों के निर्धारित रीति रिवाज अलग थे। ठीक है, आदिवासी जो रीति रिवाज, जो अपने रीति रिवाज मानते थे, उनके अपने रीति रिवाज थे। जो ब्राह्मण को रीति रिवाज थे, उनसे अलग रीति रिवाज थे आदिवासियों के। ठीक है, इन समाजों में गहरे सामाजिक भेद नहीं थे, यानी आदिवासी समाज में है उनमें जो सामान्य समाज है जिनमें जाति प्रथा वगैरह है, उनमें भेदभाव की तुलना में आदिवासियों में कम भेदभाव है। ठीक है, जो जाति आधारित समाजों में देखे जाते हैं, ठीक है, जो जाति आधारित समाजों में भेद देखे जाते हैं, उनकी तुलना में आदिवासियों में भेद नहीं थे। ठीक है, वो अपने आप के लिए मान आदिवासी थे। अब देखो, आदिवासी झूम खेती करे थे। झूम खेती क्या होती है कि जंगल को काट कर वहां पर लकड़ियों को जलाकर जंगल की कटाई करके वहां खेती की, और कुछ समय बाद वहां से अगले स्थान पर चले गए। ठीक, और फिर वही प्रोसेस अपनाते हैं, जंगल को काटते हैं, खेती करते हैं, और जब उतरते फिर अगले स्थान पर जाते हैं। ठीक, उसको बोले झूम खेती। जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर घुमंतु खेती, यानी छोटे छोटे भागों में यहाँ खेती कर ली। आदिवासी अपने आप को जंगली मानते पर अपना अधिकार मानते थे। वहां जाकर पेड़ों को काट कर घास को जलाकर राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाते। ठीक है, पेड़ों को जलाकर खेती करते थे, और फिर कुछ साल बाद वहां से दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रोसेस अपनाते थे कि खेती वगैरह वहां से मतलब पेड़ वगैरह काट के घास को जलाकर वहां खेती करते थे। ठीक, अब देखो, शिकारी और संग्राहक, ठीक है, वो मतलब आदिवासी शिकारी जीवन जीते थे। ठीक है, शिकार के खाते थे। गौड़ समुदाय की जनजाति का नाम है गौड़ समुदाय जैसे लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे, टोली बनाते थे और शिकार करते थे। जंगली फल, जड़ें, महुआ के बीज इकट्ठा करते थे। ठीक है, आदिवासी लोग जंगली फूल, जड़ें और महुआ के बीज इकट्ठा करते। ठीक है, महुआ एक पौधा होता है जिससे, ठीक है, महुआ के फूलों से सब्जी वगैरह बनती है, और महुआ के जो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से पाया जाता है, महुआ के फूल से शराब भी बनती है। ठीक है, याद रखना महुआ के फूल। ठीक है, अब देखो, वो पशुपालन, आदिवासी पशुपालन भी करते हैं, जिसमें वन गुज्जर यानी वन रहना, ठीक है, लबाड़िया, गद्दी, बकरवाला जैसे समुदाय मौसम के अनुरूप मवेशियों के साथ भी घूमते। ठीक है, अपने जानवरों को साथ रखते थे, यानी पालतू पशुओं के साथ रखते थे और घूमते थे, यानी जानवरों को भेड़, बकरी, भैंस वगैरह करते थे। ठीक, स्थायी खेती, कुछ जनजाति स्थायी खेती करते। ठीक है, मुंडा जैसे कई समुदाय एक जगह पर टेक कर हिलों से खेती करने लगे थे, और जमीन पर पूरे कबीले का सामूहिक अधिकार माना था। ठीक है, उस जमीन में आदिवासी मुंडा लोग हैं जो एक जगह पर टेक कर खेती कर रहे थे, और वो अपना उस आसपास क्षेत्र पर सभी का निर्माण है, सभी का कोई जाके खेती कर सकता है। ठीक है, अब देखो,
जंगल और आदिवासी जीवन का गहरा रिश्ता। ठीक है, आदिवासी अपने आप को जंगल जंगल का समझते, ठीक है, वो जंगल से अपना अलग नहीं समझते, उनका वो जंगल को अपना घर समझते हैं। ठीक है, वो जंगल छोड़कर बाहर जाने नहीं चाहते। ठीक है, आदिवासी समुदाय आदिवासी समुदाय की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसलें उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। ठीक है, आदिवासियों को जंगल में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी, मतलब वो आपस में ऐसे करते थे, उनको कोई मतलब जंगल नहीं। ओडिशा के खोड़ एक समुदाय का नाम है, जनजाति का नाम है। खोड़ समुदाय के लोग शिकार करते थे और जंगली फल जड़ें खाते थे। ठीक है, जंगली फल खाते थे, जड़ें खाते थे, शिकार करते थे, तो सब आदिवासी थे। साल और महुआ के बीजों का तेल में इस्तेमाल है। ठीक है, महुआ हरियाणा आदिवासी महुआ, ठीक है, इनका बहुत जगह उपयोग होता है। ठीक है, और साल जो पेड़ों का, ठीक है, पेड़ों के जो साल होते हैं उससे वे जंगली जड़ी बूटी से इलाज करते थे और जंगल से इकट्ठा की गई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेचते थे। ठीक है, जब बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती है तो वे खोड़ समुदाय के लोगों से कह रहे थे। ठीक है, जो चमड़ा बनाने वाले या बुनकरों को जब कुसुम और पलाश की जरूरत होती है तो खोड़ समुदाय के लोगों से कहते थे और वो उनको जंगल से लाकर प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और खोड़ समुदाय के जो लोग हैं वो जंगल से कीमती चीजों को इकट्ठा करते थे और बाजार में जाकर बेचते थे। ठीक है, अब देखो कई आदिवासी चीजों को अदला बदली करते थे, यानी वहां से अपनी चीजें जो जो अपने क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जो चीज उपलब्ध नहीं है उसको वहां से ले ली। ठीक है, या अपनी मामूली आमदनी की जरूरी चीजें खरीदते थे और कुछ आपस में गांव की मजदूरी भी करते थे। ठीक है, ठीक है, सहयोग कर रहे आपस में। लेकिन मध्य भारत के बेगा, ये जनजाति का नाम है, बेगा जैसे कई समुदाय औरों के लिए काम किया करते थे, औरों के दूसरों के लिए काम करते थे, उनके बदले में उनको सामान या इनकम करने मिलती थी। वे खुद को जंगल की संतान मानते। ठीक है, वे खुद को जंगल की संतान मानते थे। इस चित्र में आप देख रहे हैं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, व्यापारी और महाजन भारी कीमतों पर चीजें बेचते थे और ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते थे। इससे आदिवासी कर्ज और गरीबी में फंस गए। ठीक है, ये जो व्यापारी है और महाजन भारी कीमतों पर चीजें बेचते थे और ऊंचे ब्याज पर बेचते थे। ठीक है, जिससे वे आदिवासी कर्ज में और गरीबी में फंसने लगे। ठीक है, अब आदिवासी जीवन का वार्षिक चक्र। ठीक है, यानी आदिवासी किस प्रकार, उनका वर्ष किस प्रकार गुजर था उसके बारे में बात करता है। ठीक है, कि वो वर्ष में क्या करता है, समय चक्र या आदिवासी जीवन का वार्षिक चक्र, यानी आदिवासी जीवन वर्ष में किस प्रकार खेती बाड़ी करते हैं, क्या क्या काम करते थे, किस प्रकार कौन से महीने में क्या काम करते उसके बारे में बात। ठीक है, मानव वैज्ञानिक वेरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशक में मध्य भारत के बेगा और खोड़ समुदाय के बीच कई साल बिताए। इनके अवलोकन से आदिवासी जीवन की लय और काम के बंटवारे में समझा जा सकता है। ठीक है, इनके अवलोकन से हम आदिवासी जीवन के जो काम है और काम के बंटवारे उनके बारे में समझ सकते हैं। ये जो वेरियर एल्विन है, इन्होंने लगभग 10 साल मध्य भारत में बेगा और खोड़ जनजाति के बीच में बताए हैं, जो उन्होंने अवलोकन के बाद उन्होंने अवलोकन दिया है, इनके बारे में जो बताया है आदिवासियों के बारे में, उनसे पता लगा सकते हैं कि आदिवासी जीवन के कामों और लय और उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये उनका अवलोकन दे रखा है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और क्या बताया। ठीक है, चैत ये मार्च और अप्रैल महीना। ठीक है, ये मार्च और अप्रैल महीने में क्या काम करते हैं, चैत। औरतें बांस बल्ले इकट्ठा करती थी, पुरुष बड़े पेड़ काटते थे और शिकार करते थे। ठीक है, ये मार्च और अप्रैल माह के लोग ये काम करते थे। अब ठीक है, वैसाख मई और अप्रैल और मई, ठीक है, जंगलों को जलाया जाता, ठीक है, झूम खेती करने के लिए। ठीक है, और औरतें जली हुई लकड़ियां बुनती थी और शिकार जारी रहा। ठीक है, इसमें भी शिकार करते थे, आदिवासी जंगल रहते थे, शिकार खाते थे। तो ठीक है, जेठ और आषाढ़, मई और जुलाई बुआई का समय। ठीक है, जब यहाँ जंगल काटे थे तो जंगल कचरा जलाते तो वहां सफाई, फिर बुआई का समय। ठीक है, शिकार चलता रहा, इसमें भी शिकार करते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे, गांव के आसपास के क्षेत्रों में शिकार करते थे, गांव से दूर नहीं जाते। ठीक है, अब देखो आषाढ़, जुलाई और सितंबर, ये महीनों के नाम है। ठीक है, इन्हीं महीनों के नाम है, चैत,
जेठ वैसाख ये सब, ठीक है। पुरुष खेतों में काम करते थे और फसलों की देखभाल करते, ठीक है। जब इन्होंने इस महीने में खेती बोई, जंगल काटे में बोई, और इस महीने में फसलों की ध्यान रखते, ठीक है। और कवार कार्तिक, सितंबर नवंबर फलियां आने लगती हैं, कटाई और फलकटन का काम होता था, ठीक है। इस महीने ही काम करते थे। पूस और माघ, सितंबर और फरवरी, ठीक है। चांद गाना और सारिया, ठीक है। तो ये फसल वगैरह ले लेते थे, यानी अपना मतलब जो भी फसल खेती का काम पूरा कर लेते, उसके बाद की नाच गाना और सारिया चलती थी, ठीक है। फिर नए बेवड़ और खेत की तैयारी, फिर से यही चक्कर था, इसके बाद फिर से ये यही चक्कर शुरू करता, ठीक है। मतलब यही काम होता था मुझे। अब देखो औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, यानी अंग्रेजी शासन का इन पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। बाहर से आने वाले इन पर जो शासन चलाते इन आदिवासियों पर क्या प्रभाव, उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन मूलभूत रूप से बदल गया, यानी ब्रिटिश शासन में इनके जीवन पर बहुत सारे परिवर्तन आए, ठीक है। अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली या बर्बर माना और उन्हें सभ्य बनाने का प्रयास किया। आदिवासियों ने जो जो यूरोप पे थे, ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने आदिवासियों को लगभग ऐसा माना कि बर्बर है, यानी बर्बर है, जंगली है, इनके पास कोई समझ नहीं है, ये किसी भी प्रकार से सभ्य नहीं, इनको सभ्य बनाने का प्रयास किया, ठीक है। मेरे पास मुखिया की शक्ति, या आदिवासी में एक मुखिया होता है जिसकी सभी लोग बात मानते हैं, उसकी शक्ति का ह्रास हो गया इनके शासनकाल में, यानी औपनिवेशिक शासनकाल में जो आदिवासी मुखिया की जो शक्ति थी उसका ह्रास हो गया, मुखिया की शक्ति कम होने लगी, ठीक है। पहले आदिवासी मुखियाओं के पास आर्थिक ताकत और क्षेत्रीय नियंत्रण था, यानी जो मुखिया था वो ही उसके पास ही आर्थिक ताकत थी और उस क्षेत्र में जो आदिवासी थे उनका नियंत्रण करता, ठीक है। आदिवासी उसी की मौसी और राजा मानते थे, उसी के कहने पर चलते थे, ठीक है। उनकी अपनी पुलिस थी, यानी उनकी पुलिस थी, वे रखते थे, ठीक है। वे स्थानीय नियम बनाते थे और ब्रिटिश शासन में उन्हें जमीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन शासक की शक्तियां छीन ली गई, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ा, ठीक है। उनको जमीन का अधिकार मिला ब्रिटिश शासन में, मतलब आदिवासियों को, लेकिन उनको जमीन पर नजराना देना पड़ा, ठीक है। इनकी जो स्थानीय शक्ति थी वो छीन गई, इनके पास जो पहले मुखिया हुआ करता था उस मुखिया की शक्ति नहीं रही अब, ठीक है। घुमंतु काश्तकारों को बसाने का प्रयास, जो लोग झूम खेती करते थे घुमंतु काश्तकार थे, यानी एक जगह उसमें एक साल एक खेती कर, 2 साल यहाँ कर, फिर अगले जंगल में अगले से खेती की, फिर उनको एक जगह बसाने का प्रारंभ किया, ठीक है। अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे, ठीक है। एक जगह स्थायी रूप से खेती करे, जैसे लगान वसूल करना आसान है, ठीक है। उन्हें जमीन मापी, हिस्से तय किए और लगान निर्धारित किया, ठीक है। अंग्रेजों की जमीन मापी और उनको मतलब आदिवासियों को जमीन मापी, उनको इतना हिस्सा तय करेगा, आपको इतनी जमीन है और आपको इतना लगान देना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। कुछ को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया, किसी को भूस्वामी ने पट्टा दे दिया, आपका ये इतनी जमीन है, आपका इतना पट्टा, ठीक है। लेकिन जहां पानी कम और मिट्टी सूखी थी वहां हल से खेती सफल नहीं, ठीक है। जहां मिट्टी सूखी और पानी की कमी थी वहां हल से खेती करना संभव नहीं था, ठीक है। वन कानूनों का कठोर प्रभाव, ठीक है, यानी वन कानूनों का कठोर प्रभाव। अंग्रेजों ने सभी जंगलों पर नियंत्रण कर लिया, और उन्हें राज्य की संपत्ति घोषित किया, ठीक है। कई जंगलों को आरक्षित वन बना दिया, जहां आदिवासियों को घूमने या झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या शिकार करने की इजाजत नहीं थी। इससे उनकी जीवन पद्धति पर पूरी तरह नष्ट हो गई, ठीक है। आदिवासियों ने जो सरकार है उन पर जंगल के नियम लगाए, जंगल को आरक्षित घोषित किया, जिसमें आगे फिर आदिवासी नहीं जा सकते थे, वहां से शिकार नहीं कर सकते, वहां झूम खेती नहीं कर सकते, वहां से फल फूल लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। जंगल को आरक्षित घोषित कर दिया, ठीक है, अपने क्षेत्रांतर में लेकर, ठीक है, जिससे आदिवासियों की जो जीवन पद्धति वो पूर्ण रूप से नष्ट होने लगी, ठीक है। अब है वन गांव और जबरन खेती, आदिवासियों को जबरन खेती करना, जबरन काम कराना, जबरन सब यानी जबरदस्ती काम करना, ठीक है, जबरन सब। समस्या क्या थी इसमें, जब
समस्या, जब अंग्रेजों ने जंगलों में आदिवासियों को रहने की पाबंदी लगा दी, यानी जो आरक्षित क्षेत्र था उसके अंदर आदिवासी नहीं रह सकते, पाबंदी लगा दी, तो उनके सामने कई बड़ी समस्याएं आई। रेलवे परिष्करणों के लिए पेड़ काटने और लकड़ी ढालने के लिए मजदूर कहां से लाए, ये अंग्रेजों के पास समस्या है। ठीक है, इसका समाधान था औपनिवेशिक अधिकारियों ने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाए। ठीक है, जो झूम खेती करते थे, एक स्थान से खेती करते अलग, कुछ साल बाद उसका अगले स्थान खेती करते, उनको जंगल के अंदर छोटे टुकड़े दिए जाए। ठीक है, खेती की छूट होगी, बशर्ते वे वन विभाग के लिए मजदूरी करें, यानी ऐसी छूट देगी कि आप जंगल खेती कर सके, लेकिन आपको काम हमारे अंदर करना पड़ेगा वन विभाग। ठीक है, और जंगलों की देखभाल करें। ठीक है, जरा जंगल नष्ट नहीं करें, जंगलों की देखभाल करेंगे। ठीक, इस तरह वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति के लिए सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसाए। ठीक है, वन गांव बसाया और उसमें ये कहा गया कि जो झूम खेती करते हैं उनको क्या वन विभाग के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस शर्त भी आप जंगल में खेती कर सकते हैं, झूम खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको वन विभाग के नियमों के अनुसार काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका विरोध क्यों हुआ। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन और कानूनों का विरोध किया। ठीक है, उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और अपने पुराने तौर तरीकों से चलते रहे। ठीक है, उन्होंने आदिवासियों ने जो अपना सिंह लगाया था, इनके नियमों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम अपने पुराने नियमों से चलेंगे। ठीक है, देखो उनके बाद विद्रोह वगैरह होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 1906 ईस्वी में सोंगाराम संगमा द्वारा असम में विद्रोह था। ठीक है, 1906 ईस्वी में सोंगाराम संगमा द्वारा असम में विद्रोह होता है और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह होता है और कई जगह खुली बगावतें होती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से विद्रोह होते हैं। आप देखो व्यापार और शोषण की कहानी, यानी आदिवासियों के साथ व्यापार और उनके साथ किस प्रकार शोषण हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। कहानी 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापारी और महाजन जंगलों में तेजी से आने लगे। ठीक है, वे वन उपज खरीदते और नकद कर्ज देने और आदिवासियों को मजदूरी तय करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में महाजन और व्यापारी जंगल की तरफ आ रहे थे। और ठीक है, रेशम उत्पादन का उदाहरण 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की जो यूरोपीय बाजार है उनमें बहुत सारी मांग थी। हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल, ये भी संथाल एक जाति नाम है, संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। संथाल जनजाति है वो हजारीबाग के आसपास रहती थी मध्य प्रदेश में, जो रेशम के कीड़े पालती थी। रेशम के कीड़े जिनसे रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, शोषण की प्रक्रिया, इनके साथ किस प्रकार शोषण उसके बारे में पढ़ते हैं। व्यापारी एजेंटों के माध्यम से आदिवासियों को कर देते थे। व्यापारी जो आदिवासी कर देते थे, बीच में एजेंट रहते, एजेंट के माध्यम से उसको कर देते थे। ठीक है, 1000 कोकुनों के लिए केवल 3-4 रुपए मिलते थे। ठीक है, उन्हीं कोकुनों को बरगवान और गाय के 5 गुना कीमत पर बेचा था। ठीक है, तो कोकुन प्राप्त किए जाते थे रेशम के, जो यहाँ तो 1000 कोकुनों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे आदिवासियों को, लेकिन कोकुनों को बेचा जाता था तो उसको 5 गुना ज्यादा मूल्य मिलता। ठीक है, बिचौलियों को जमकर मुनाफा, जो बीच में एजेंट थे उनको जमकर मुनाफा था। ठीक है, बेचने पर ये कम कीमत खरीदते और आगे ज्यादा बेचते थे। रेशम उत्पादकों में बहुत मामूली फायदा मिलता था। ठीक है, यानी जो रेशम उत्पादन करते थे संथाल जाति के लोग थे, इनको थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल सा मुनाफा था। ठीक है, अब देखो कर्ज का जाल, किस प्रकार कर्ज का जाल आदिवासी पड़ा। ठीक है, जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी खरीद फरोख्त
करनी पड़ती थी, ठीक है। यानी जो जो आदिवासियों के क्षेत्र में जो चीजें नहीं मिलती थी उनको दूर से दूर कहीं पर मिलती थी या दूर कहीं उपलब्ध होती थी, उनको खरीदने के लिए आदिवासियों को चीजों को खरीदना पड़ा, ठीक है, या चीज उनके बदले पैसे देने पड़ते थे। व्यापारी भारी कीमत पर चीजें बेचते थे, ये आदिवासियों को लाकर बहुत ही महंगी चीजें बेचते थे, ठीक है। साहूकार और महाजन कर्ज देते थे, यानी कि चीजों खरीदने के लिए साहूकार से और महाजनों से आदिवासी कर्ज देते थे, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा होता, ठीक है। महाजन पैसे देते थे लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा लगाते थे। इस तरह बाजार और व्यापार ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। इस प्रकार से आदिवासी धीरे धीरे कर्ज में और कर्ज में चले गए, ठीक है। स्वाभाविक है कि महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मान लगे। इससे ये स्वाभाविक होता है आदिवासी जो महाजन और व्यापारी थे इनको अपना सबसे बड़ा जो अपने जो इनके साथ जो गरीबी में दसे इनका कारण इनको व्यापारियों और आदिवासी मतलब जो महाजन थे इनको मान लगे, ठीक है। इनको लगा कि जो हमारे साथ इतनी सारी समस्या हो रही हैं इन सब का कारण ये कहीं ना कहीं ये व्यापारी और ये महाजन लोग हैं जो इन्हें कर्ज के जाल में ब्याज दे रहे हैं, कर्ज जाल में फंस रहे हैं। अब देखो इसके बाद आदिवासियों को नए काम तलाश, ठीक है, काम की तलाश, प्रवासी मजदूर और शोषण। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा भी खराब थी। 19वीं सदी में आखिर में चाय बागान फैलने लगे और खनन उद्योग में महत्वपूर्ण, ठीक है। जो काम की तलाश आदिवासी थे वो बाहर जाने लगे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है, खराब स्थिति के बाद इनके पास ये काम था कि वो चाय के बागान में जाए या फिर जो कोयले के खदान हो रहा है कोयले के खानों में काम करने जाए, ठीक है। अब देखते हैं पढ़ते हैं कोयला के खदान के बारे में और चाय के बागान, ठीक है। चाय के बागान, असम के चाय बागानों में आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया है। चाय की पत्तियां चाय उत्पादन के लिए आदिवासियों को लगाया गया, ठीक है। ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती होती थी जो बहुत कम वेतन देते थे और वापस घर लौटने नहीं देते, ठीक है। ये जो चाय के बागान भर्ती करते थे असल में जो ठेकेदार के माध्यम से आदिवासियों को भर्ती करते थे जिनके बदले इन्हें बस कम कीमत मिलती थी, ज्यादा कीमत नहीं देते थे और ये ऐसे इनकी आदिवासियों को अपनी मर्जी से वापस भी नहीं जाने देते, ठीक है। ये काम का होता है। कोयले की खदानें, कोयला खोदने के लिए 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक यानी खोदने वाले, ठीक है, खनिक आदिवासी थे। जो बिहार के अंदर जो 1920 में झरिया और रानीगंज कोयला खदान हुई थी उसमें जो काम करने वाले लोग थे लगभग आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा जो आदिवासी थे, ठीक है। अंधेरी और दमघुटू, ठीक है, कोयले खान वैसे होती है अंदर होता है और जमीन के अंदर होती है, ठीक है, पड़ते हैं, ठीक। दमघुटू खदानों में गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता बल्कि खतरनाक भी होता है, ठीक है। कोयले खान में काम करना बहुत ही खतरनाक होता है। अब तो आज तो टेक्नोलॉजी आ गई, उस समय तो बहुत ही खतरनाक था, ठीक है, क्योंकि जमीन के अंदर जाके खोदना पड़ता है, उसके अंदर सांस भी बड़ी मुश्किल से आती है। अब देखो भयावह आंकड़े, ठीक है। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे और ये काम अक्सर सचमुच जान ले, ठीक है। ये आंकड़े हैं बहुत डरावने आंकड़े हैं कि कोयले की जो खदानें हैं उसके अंदर 1920 के दशक में 1920 के बाद के दशक में लगभग हर साल 2000 लोग कोयले की खदानें में मारा, कोयले की खदान में दम घोट कर या किसी अन्य कारण से तो लगभग हर साल 2000 लोग मारे जाते थे। बहुत ही डरावनी घटना थी, दम घोट के मारना। अब बढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं बिरसा मुंडा का है कि जिन्हें उनके ऊपर ये डाक टिकट चले थे उसके बारे में, ठीक है। अब देखते हैं विद्रोह, हमने शुरुआत पढ़ा बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। जो छोटा नाम के जंगलों में भटक रहे थे वो अपने आप को मतलब भगवान मानते थे और वो कहते थे कि मैं आज जो डिपो हैं यानी जो बाहर लोग हैं इनसे आदिवासियों को आजाद करवाने आया हूँ, इनकी रक्षा करने आया हूँ, ठीक है, उनका ठीक बिरसा मुंडा, ठीक है। और आदिवासी प्रतिरोध, बिरसा का जन्म 1870 ईस्वी के दशक में, इसको ध्यान पसंद पड़ा, ठीक है, पर्च भी पूछ लेते हैं, ठीक है।
बिरसा का जन्म 1870 ईस्वी के दशक में मध्य में एक गरीब मुंडा परिवार में हुआ था। इनका बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते जाते हैं। अखाड़े करने के लिए ये पहले भेड़ था, ठीक है। लड़कपन में उन्होंने मुंडा विद्रोह की कहानियां सुनी और स्वर्ण युग की बातें सुनी, ठीक है। और मुंडा लोग दीपुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे, ठीक। ये ने कहानियां सुनी, उसके बारे में बात करते हैं। बिरसा मिशनरी स्कूल, मिशनरी होते हैं बाहर से जो आए थे ना, जो धर्म पर दिया, तो मिशनरी का स्कूल, जैसे अंग्रेज में ईसाई मिशनरी लेके आए, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में पढ़ाई कराते हैं, जो ईसाई धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, वो मिशनरी, ठीक है। बिरसा मिशनरी गए जहां उन्होंने विभिन्न विचारों को सुना, ठीक है। बाद में उन्होंने एक वैष्णव धर्म प्रचारक, यानी वैष्णव धर्म के प्रचारक, विष्णु प्रचार कर रहे थे, उनके साथ समय बिताया। इन सभी अनुभवों से उन्होंने गहराई से प्रभावित हुए और बिरसा का आंदोलन, ठीक है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं का आह्वान किया, ठीक है। मुंडा समुदाय से आह्वान किया कि, ठीक है, ये इन्होंने बातें कही कि मुंडा समुदाय को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो पहला था कि शराब छोड़ देना, कि मुंडा लोग, जो मुंडा जाति लोग हैं, ये आदिवासियों को शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये शराब हानिकारक थी। गाँव को साफ रखें, ठीक है, गाँव को साफ रखें। डायन और जादू टोने विश्वास ना कर, ठीक है। उस समय एक प्रथा चलती थी कि डायन, जो कि डायन ऐसे, मतलब किसी महिला को डायन मानकर उसको बिना वजह मार देते, अगर वो है ना हो, ऐसे किसी को डायन मान लेते थे और मार देते, ठीक है। डायन और जादू टोने में विश्वास नहीं करते, जादू टोने ये सब नहीं होते, ठीक है। मशीनरियों और जमींदारों का विरोध किया। मशीनें जो धर्म परिवर्तन करने आते थे, जो जैसे धर्म के बारे में प्रचार करते थे, उनका विरोध किया, और जो जमींदार लोग हैं उनका भी प्रचार किया, इनका जो शोषण करते थे उनका। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से गौरवपूर्ण अतीत की पुनर्जीवित करने का आह्वान किया, ठीक है। जो 1895 में जो आदिवासी, जो बिरसा मुंडा को लोग मानते थे, उनसे आह्वान किया कि हमें अपने अतीत को या गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करना चाहिए, ठीक है। वे सतयुग की बातें करते थे, और जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तालाब बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रण में करते थे, उनके बारे में बातें करते थे, ठीक है। आप देखो, ये उनकी पंक्तियां, ठीक है, इसको पढ़ लेता हूं, आप ध्यान दीजिए। ये बिरसा मुंडा का आदि मतलब गीत है, ठीक है। मुंडा आदिवासियों का गीत है, जो कि कुछ पंक्तियां दे रखी हैं। हाय कोलू के बैल की तरह मैं, लहू लोहान मेरे कंडे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, ठीक है। ये इनके आदि जो मुंडा समुदाय है, इनके गीत का कुछ पंक्तियां, ठीक है। किताब में भी रखे। अब देखो जो बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। 1895 में गिरफ्तारी, जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार किया और 2 साल की सजा सुनाई, ठीक है। जब धीरे आंदोलन फैला, आह्वान किया, आंदोलन फैलने लगा, तो अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया और 2 साल की सजा सुनाई, ठीक है। 1995 में गिरफ्तार किया, 1895 में गिरफ्तार किया, 1895 में रखा और 97 में छोड़ दिया, ठीक है। और रिहाई और पुनर्गठन, जब बिरसा मुंडा रिहा हुए और उन्होंने फिर से पुनर्गठन को शुरू कर दिया, ठीक है। जेल से लौटने के बाद बिरसा गांव-गांव घूमकर समर्थन जुटाने लगे और उन्होंने परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर से आंदोलन को सक्रिय करने लगे और गांव-गांव घूमकर समर्थन मांगा और अपने जो पुराने परंपरागत प्रतीक हैं और भाषा का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। और विद्रोह का चरम, ठीक है। बिरसा के अनुयायी दीपू और यूरोपीय सभा के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, ठीक है। दीपू मैंने पहले बताया था, बाहरी लोग इन अंग्रेजों के, ठीक है, जो आदिवासी नहीं है, बाहरी लोग। जनाब के अंदर दे रखा है दीपू क्या है, तो दीपू बाहरी लोग, ठीक है। ये अध्याय का टॉपिक है कि बिरसा के अनुयायी दीपू और यूरोपीय सभा के जो प्रतीक हैं उनको निशाना बनाने लगे, ठीक है। थानों और चर्चों पर हमले किए, ठीक है। उन्होंने थानों पर हमले किए। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक, ठीक है। जो बिरसा मुंडा की जो समुदाय जनजाति को विद्रोह कर रहे थे, उनका जो प्रतीक था वो सफेद झंडा था, ठीक है। और 1900 ईस्वी में अंत और विरासत, ठीक है। बिरसा की
हैजे से मृत्यु हो गई, ठीक है। हैजा की पढ़ रहे थे 1900 ईस्वी में आंदोलन विरासत, ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में लास्ट में, ठीक है, कि 1900 ईस्वी में लगभग हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है और आंदोलन ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा के बाद ये आंदोलन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। लेकिन इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया जिससे दीकू लोग आसानी से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा ना करे। दीकू लोग यानी पहाड़ी लोग जो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा इतनी आसानी से ना करे, इसके लिए कुछ कानून बनाए, ठीक है। इतना इनका प्रभाव पड़ा, ठीक है, इनके आंदोलनों से। अब बढ़ते हैं आदिवासी प्रतिरोध की विरासत, ठीक है, यानी आदिवासी प्रतिरोध से क्या मिला उसके बारे में बात करें। क्या विरासत छोड़ी 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह बदलते कानूनों, पाबंदियों और नए करों, व्यापारी और महाजनों के शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की, ठीक है। इधर पढ़ने में कुछ इनके बारे में बात है, ठीक है, कुछ विद्रोह के बारे में बात करेंगे, आदिवासी ने कौन कौन से विद्रोह किए उनको करना है, ठीक है। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ जो छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल आदिवासियों द्वारा किया गया, ठीक है, कोल आदिवासियों द्वारा कोल विद्रोह किया गया था। कब किया गया तो 1821-32 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जो बड़ा संथाल विद्रोह है, ठीक है, जो 1855 ईस्वी में किया गया था। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में संथालों का बड़ा विद्रोह था, ठीक है, जो 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में तो बड़ा विद्रोह, ठीक है। अब 1895 से 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1895 से 1900 ईस्वी में, ठीक है, जो बिरसा मुंडा का छोटा नागपुर हुआ था, ठीक है, ठीक है। जो बिरसा मुंडा आंदोलन था जो झारखंड में मुंडा राज की स्थापना थी, ठीक है, छोटा नागपुर के आसपास क्षेत्र में और झारखंड में हुआ था, ठीक है। और 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह मध्य भारत में आदिवासियों का विद्रोह, ठीक है, बस्तर विद्रोह बस्तर के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, ठीक है। और 1940 ईस्वी में बरली विद्रोह महाराष्ट्र में बरली आदिवासियों के विद्रोह था, ठीक है। ये कुछ विद्रोह हैं आदिवासी द्वारा किए गए थे, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि महत्व इनका आदिवासी विद्रोह का महत्व क्या है। बिरसा मुंडा के जो इनके इतने सारे विद्रोह वगैरह किए हैं क्या महत्व, ठीक है। बिरसा के आंदोलनों ने दो महत्वपूर्ण काम किए। पहला, औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर किया कि आदिवासी जमीन की रक्षा करे। दूसरा, यह साबित किया कि आदिवासी आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है, ठीक है। दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए, एक तो कि सरकार को आदिवासी कानून बनाना चाहिए और दूसरा जो आदिवासी हैं वो अन्याय का विरोध कर सकते हैं, ठीक है, सक्षम है विरोध करना है। दूसरा, इनका मतलब जो आंदोलन का क्या है, इससे क्या विरासत मिलती है उनके बारे में, ठीक है। आदिवासियों ने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त किया और उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा था, ठीक है। आदिवासी संघर्ष अंग्रेजों ने इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। ये ठीक है, ये गीत है, ठीक है, ये गीत है जो बैगा आदिवासी गीत है। ये गीत है जो बैगा आदिवासी गीत है, जैसे मैंने पहले बताया था कि बैगा आदिवासियों के बीच में रहे थे वेरियर एल्विन द्वारा, ठीक है, एल्विन द्वारा किताब में संकलित है जो आदिवासी आंदोलन के तहत जो 1930 और 1940 की विरासत, ठीक है, ठीक है। इसकी देखो, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे पर कोतवाल, बगीचे में पटवारी और खेतों में सरकार, ठीक है। जय हिंद साथियों, इसके हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप अपनी क्लास के बारे में अपनी राय जरूर देना कि कैसी लगी आपको क्लास। धन्यवाद।